वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। और हमारी जो 12th की इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें अपन आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या अवकलज के अनुप्रयोग। और अवकलज के अनुप्रयोग जो चैप्टर है उसमें जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है राशियों के परिवर्तन की दर या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। मतलब जो राशियों में परिवर्तन होता है किसी एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष, वो अपना फर्स्ट टॉपिक आता है। तो पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। इसमें अगर लिखा हुआ है dy अपॉन dx, इसका मतलब है y में परिवर्तन x के सापेक्ष, x में परिवर्तन के सापेक्ष। ठीक है, तो y में चेंज x के सापेक्ष हो गया dy अपॉन dx। इसी प्रकार से आपको यहां पे मिलेगा dA अपॉन dt, क्षेत्रफल का समय के सापेक्ष। एक और तरीका है पहचानने का, आप यूनिट से पहचानेंगे। मान लीजिए लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ऊपर क्षेत्रफल है और नीचे समय के सापेक्ष है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पहचानने के लिए, ध्यान रखें। यूनिट से भी आप पहचान सकते हैं, इकाई से भी आप पहचान सकते हैं। जैसे कि बोल दिया मीटर क्यूब प्रति सेकंड, ऊपर वॉल्यूम है और नीचे टाइम है। ठीक है, ऊपर आयतन है, नीचे समय है। तो ये हो गया पहला टॉपिक जो अपन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए इसमें बढ़ते आगे। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से समान रूप से बढ़ रही है। 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड मतलब अपने पास हो गया त्रिज्या के लिए r, सेंटीमीटर में दे रखा है तो dr अपॉन dt इज इक्वल टू बढ़ रही है। बढ़ रही है तो पॉजिटिव होता है और घट रही है तो नेगेटिव होता है, इस बात का भी सभी ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बढ़ रही है, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। दर ज्ञात करें जिस पर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होने पर, r बराबर 10 सेंटीमीटर होने पर वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, dA अपॉन dt। कर लोगे क्या? वृत्त की बात हो रही है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। हमें क्या अवेलेबल है? समय के सापेक्ष, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू पाई 2r एंड dr अपॉन dt। समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समय के सापेक्ष अवकलन करने पर dA अपॉन dt इज इक्वल टू पाई 2r dr अपॉन dt। अब यहां पे क्या क्या वैल्यूज अवेलेबल है? पाई पाई रहेगा, r की वैल्यू 10 तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, एंड dr अपॉन dt हमें गिवन है 3, तो ये बन जाएगा 60 पाई। क्षेत्रफल है किसमें चल रहा था? सेंटीमीटर में यहाँ पे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा यूनिट के साथ पूरा हल। ठीक है, तो एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, इससे हमने ये लिख लिया, और निकालना था क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, dA अपॉन dt। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, पंपिंग द्वारा 900 घन सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड में को लाया जाता है। 900 घन सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड मतलब क्या दिया हुआ है हमें? आयतन। ठीक है, वॉल्यूम। या तो यहाँ पे 9 dV अपॉन dt समय के सापेक्ष हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड। तो दिए हुए डेटा से हमने ये लिख लिया 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। गुब्बारे की त्रिज्या की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पे त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। त्रिज्या की वह दर मतलब dr अपॉन dt, जिस पर त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। तो गुब्बारा कैसा है? गोलाकार। गोले का आयतन का सूत्र
आयतन है तो 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर गोले का क्षेत्रफल होता तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का हो जाता है आयतन होता तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब आते हैं डीवी अपॉन डी टी पर। करो अवकलन समय के सापेक्ष 4/3 पाई 3r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। 3 से 3 कट हो गया, पाई आर स्क्वायर दैट इज डी आर अपॉन डी टी निकालना है, तो यहाँ पे डीवी अपॉन डी टी हो गया 900 डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, सभी मल्टीप्लाई में है, कट करना शुरू करते हैं। पी 5 टाइम्स 300, वापस 3 से कट किया 100, 5 टाइम्स 25, 4 बार जाएगा और ये 4 से 4 कट हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर आपका 1/पाई। फाइनल आंसर आएगा 1/पाई। और क्या जाएगा ऊपर? सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो आंसर बन जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड 1/पाई के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। फिर दिया है इसकी परिधि में वृद्धि की दर क्या है? डी आर अपॉन डी टी 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसकी परिधि में वृद्धि की दर क्या है? परिधि को जनरली पी लिखते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सी भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो डीपी अपॉन डी हमें फाइंड करना है और आपको आर गिवन है दैट इज 4.9 सेंटीमीटर। तो आर आपके पास अवेलेबल है 4.9 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है P बराबर 2 पाई आर। ठीक है, अवेलेबल डेटा पहले अपन अवकलन कर देते, समय के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डीपी अपॉन डी टी 2 पाई डी आर अपॉन डी टी। जो वैल्यूज गिवन है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए और आंसर तैयार है। करो। 1.4 डीपी अपॉन डी टी की वैल्यू अपने पास चाहिए 2 पाई डी आर अपॉन डी टी 0.7 मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 पाई पी मतलब पेरीमीटर या यूं बोल सकते हो सरकमफ्रेंस, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। परिधि जो होती है लंबाई होती है, ठीक है, आउटर सरफेस की। उसके बाद आता है वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, लेकिन उससे पहले कुछ 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन और हाथ लग जाते हैं तो। ये ध्यान रखना ही है बढ़ते हुए और घटते हुए का। ठीक है, इसमें यही बनते जाते क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, बढ़ता हुआ फलन एवं घटता हुआ फलन। ठीक है, तो पहले वर्धमान फलन की कंडीशन होती है f डैश x ग्रेटर देन 0। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है मतलब फलन कैसा है? वर्धमान फलन है या बढ़ता हुआ फलन है। ठीक है,
और यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो फलन कैसा है, घटता हुआ फलन है, ठीक है, हासमान फलन है। और हासमान के लिए हो जाता है एफ डैश एक्स लेस देन 0। इसमें नंबर लाइन का उपयोग करना पड़ता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जब भी आपको वर्धमान की रेंज निकालनी होगी, कई बार आपको हासमान की रेंज निकालनी होगी, तो नंबर लाइन का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। पहले देख लेते हैं इसमें और क्वेश्चन कौन से लिए हुए हैं। तो पहला दिया हुआ है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान एवं हासमान है। फलन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x। करो जल्दी से, देखो क्या आ रही है रेंज, करके देखो एक बार। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो अंतराल याद करते हैं। पहला फंक्शन ऑफ x का अवकलन करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x माइनस 3। ठीक है, अब अगर वर्धमान वाला केस और हासमान वाला केस कोई भी केस निकालना है आपको, x की रेंज निकाल लो पहले। ठीक है, x की रेंज आ गई 3/4। तो ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, कैसे निकालेंगे x की रेंज, इसको बराबर 0 कर दो। ठीक है, इसको पूरे को बराबर 0 किया तो 4x माइनस 3 बराबर 0, 4x माइनस 3 बराबर 0, 4x बराबर 3 और x बराबर 3/4 0.75। अब यहां पे इस नंबर लाइन में हमारे पास इस वैल्यू को मार्क करना है, दैट इज 3/4। अगर x का मान 3/4 होता है तो ये एफ डैश एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, तो ना तो वर्धमान होगा ना ही हासमान होगा। अब हमें देखना है पॉजिटिव कहाँ होगा और नेगेटिव कहाँ होगा। तो 3/4 से ऊपर बढ़ते, तो अपन वैल्यू आ गई 2 3 4 5, मैंने 5 रख ली, 5 रखा तो 5 चौका 20 माइनस 3 17 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव दे रहा है। और यहाँ की वैल्यू रख के देख लो, 0 रख के देखा होगा नेगेटिव देगा। तो यहाँ जब ध्यान रखे जो ये माइनस इंफिनिटी है और ये प्लस इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी दोनों पर हमेशा छोटा ब्रैकेट आता है। ठीक है, तो वर्धमान फलन की जो रेंज हो गई वो हो गई वर्धमान माइनस इंफिनिटी, सॉरी 3/4 से इंफिनिटी तक, वर्धमान उधर पॉजिटिव वाला और हासमान नेगेटिव वाला माइनस इंफिनिटी से 3/4। ठीक है, इस टाइप से आपको वर्धमान और हासमान फलन की रेंज फाइंड करनी है और क्वेश्चंस इस पे आते हैं वर्धमान हासमान की रेंज पर। अब नेक्स्ट तो देखा जाएगा। एक और था क्या, अच्छा तो थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 करें भाई इसका भी। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स बराबर कितना बन जाएगा 3 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। गुणनखंड बन सकते हैं, 6 को कॉमन ले लेते हैं, 6 को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। आई थिंक 3 और 2 माइनस का 3 प्लस का 2 बन रहा होगा, देखो एक बार। तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 एज इट इज, x माइनस 3 x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6
माइनस 3x प्लस 2x बन रहा है ये। ठीक है, यहां से ये एफ डैश एक्स आ गया। अब हमें वापस से नंबर लाइन पर जाना है और बिंदु निकालने, तो जरा निकालिए आंसर। x माइनस 3x प्लस 2 बन रहा है ना, ये बन रहा है ना गुणनखंड। अब नंबर लाइन पे चले, इससे x की मान निकाल लेते हैं। x का मान यहां से आएगा प्लस का 3, ये आएगा माइनस का 2। अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, 3 से बड़ा। 3 से बड़ा मतलब 4 रखा, 4 पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव। आराम से चेक करते चलना, एफ डैश में रखते, इसी को चेक करना है। ठीक है, अब रखते हैं माइनस 2 और 3 के बीच में 0 रख देते, तो 0 रखा, माइनस का आ गया नेगेटिव। अब माइनस 2 से छोटा रखना है तो माइनस 3 माइनस 4 कोई भी मान जो आपको पसंद हो वो रख लीजिए। माइनस नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इंफिनिटी रहता है, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी। कोई दिक्कत नहीं हो तो जैसे भी आप वैल्यू रख के देख लो। ठीक है, बस बन गया। वर्धमान वाला भाग कौन सा हो गया? वर्धमान वर्धमान हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और हासमान हो जाएगा माइनस 2 से 3। लेफ्ट टू राइट चलती है हमेशा नंबर लाइन, उल्टे से सीधे की तरफ, माइनस अनंत से प्लस अनंत की तरफ। ठीक है, वर्धमान की रेंज आ गई, हासमान की रेंज आ गई। हमें यही बोला गया था क्वेश्चन में, वर्धमान हासमान की रेंज निकालनी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। करो अवकलन। तो वही वर्धमान हासमान के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की घात माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 का जब अवकलन करोगे तो माइनस 3 आगे आएगा, और एक्स की घात माइनस 4 जो कि नीचे जाके बनेगा आराम से समझ के पूरा टाइम लो, लेकिन कर लो। तू कर नहीं रहा? हाँ कर, तभी तो पता लगेगा। ऐसे तो हवा में तो सब आ जाते हैं, जब हाथ से चलाने लगते हैं तब रुक जाते हैं हाथ, फिर वही डाउट बनते जाते हैं। निकाल एक्स के मान इसमें बेटा। और तो क्या किया, एफ डैश एक्स ये हो गया अपना तैयार। 3 कॉमन लेके 0 में भेज दिया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 0। ठीक है, लसापा लेंगे, एक्स की घात 6 बनेगा इधर, तो एक्स की घात 6 माइनस 1 बटे में एक्स की घात 4 आएगा जो उधर चल जाएगा, तो 0। एक्स की घात 6 बराबर 1।
एक्स की पावर 6 वैसे तो किया होगा, और कैसे किया? प्लस पे तो लिया ही अभी, 3 तो कॉमन लेके चला गया उधर, ठीक है। एक्स की पावर 6 आ गया 1। अब एक्स की पावर 6 1 है, करो इसे, छोटे पे जाओ कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक्स की पावर 6 बराबर 1 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू एक तो +1 भी हो सकती है और एक -1 भी हो सकती है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-1। कैसे आई? अगर यहाँ पे +1 होता तो 1 की पावर 6 वो भी 1 होता, अगर यहाँ -1 होता तो भी -1 की पावर 6 वो भी 1 होता। तो एक्स की दोनों वैल्यू आ गई, प्लस और -1, ठीक है। अब वापस से जब वर्धमान आसमान पता करने तो अगला काम क्या होगा? नंबर लाइन, नंबर लाइन पे चलो। यहाँ पे हो जाएगा -∞, यहाँ पे हो जाएगा +∞। हमें एक्स की दो वैल्यू कौन कौन सी आई है? प्लस और -1। तो पहले -1 और फिर +1, ठीक है। 1 से बड़ी वैल्यू सोचो, 2 इसमें रखो एफ डैश एक्स में, इसमें रखना है, ये जीरो वाले में नहीं रखना है, इसमें रखना है ओरिजिनल वाले में। 1 से बड़ी वैल्यू आपने 2 सोची, 2 रखा है यहाँ पे, 2 स्क्वायर 4, 4 दिया 12, -3 में 2 की पावर 4। ओवरऑल पॉजिटिव है नेगेटिव? इतनी सी बात बता दो। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि 16 गुणा 12 होगा, 3 घटेगा, तो पॉजिटिव आएगा, हमें चिन्ह से मतलब है। -1 से +1 के मध्य तो जीरो आता है, सबसे बढ़िया जीरो रख लेते। लेकिन अगर जीरो रखेंगे तो यहाँ पे ये इंफिनिटी दे देगा, तो छोड़ो, जीरो मत रखो, ठीक है। हाँ, कोई और रख लो, कोई और कोई भी रख लो, बिल्कुल। -1 से +1 के बीच में कोई भी रख लो, 0.5 रख लो, 1/2 रख लो। 1/2 हो गया, 3/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3/4, और ये हो जाएगा 1/16। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/16 मतलब 48। 3/4 तो 0.75 है, ये नेगेटिव आ जाएगा, हमें चिन्ह से मतलब है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, वर्धमान भाग जहाँ पे पॉजिटिव है और ह्रासमान भाग जहाँ पे निगेटिव है। एक तरीका तो वो है ही यूनियन वाला, पता ही है आपको। एक और तरीका देख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू लेस देन -1, ठीक है। एक्स की वैल्यू लेस देन -1, -1 से छोटी छोटी वर्धमान के लिए, तथा या और एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और वो वाला तरीका तो पता ही है, ब्रैकेट वाला तो -∞, -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड बता दिया, एक और लिखने का तरीका है। चलो अब आसमान पे आ जाते हैं, या अगर इसी मेथड से लिखे तो -1 से लेकर +1 तक, और ब्रैकेट में लिखोगे तो -1 +1 छोटे ब्रैकेट्स में। हो गया क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सही है, x³ -3x² +4x। फलन दिया हुआ है हमें x³ -3x² +4x। देखना है ये कहाँ पर वर्धमान होगा और कहाँ पर ह्रासमान होगा। करिए और बताइए मुझे, करो और बता।
लो करिए वही सब। तो एफ डैश एक्स बराबर 3x² माइनस 6x प्लस 4। कोई गुणनखंड नहीं बन रहा, कोई x का मान भी नहीं बन रहा होगा यहाँ पे, है ना, सब मान गड़बड़ से आ रहे होंगे। तो उस केस में अगर आपको वर्धमान ह्रासमान पूछा जाए तो आप कोशिश करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की। अगर पूर्ण वर्ग बन गया मतलब परफेक्टली वो वर्धमान हो जाएगा। पूर्ण वर्ग बन गया तो परफेक्टली वर्धमान हो जाएगा। अगर कोई कंडीशन को डिनाई करता है, मना करता है, तो फिर वहां उस पर्टिकुलर बिंदु पे वो ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3x² माइनस 6x। पहला काम होता है 3 को कॉमन लो, x² माइनस 2x। यहाँ पे 4 है, 4 3 के गुणज में 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो प्लस में 1 आ जाएगा और ये प्लस में 1 बाहर आ जाएगा। वापस चेक कर लेता हूं, 3x² माइनस 6x प्लस 3 और 1 4, सही है बिल्कुल। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। x का गुणांक 2, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1, ऑलरेडी एक है ही, एक है ही, तो ये अपने आप में क्या है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। चेक कर लो, x² माइनस 2x प्लस 1। अगर ये पूरा पूर्ण वर्ग बन चुका है इसका मतलब ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है और उसमें जुड़ रहा है, कुछ घट तो रहा नहीं है, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, तो फिर हमेशा वर्धमान होगा। मतलब यह है x के सभी मानों के लिए वर्धमान फलन है, ये होगा इसका आंसर, x के सभी मानों के लिए वर्धमान फलन। हाँ इसी तरह का शायद आया था। हाँ यही था क्या? ओके ये एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है f(x) बराबर sin x प्लस cos x। sin x प्लस cos x है फलन, 0 से 2 पाई रेंज है, वर्धमान ह्रासमान पता करना। मतलब पूरा एक चतुर्थांश घूमना है, sin x प्लस cos x है। ठीक है, तो सबसे पहला काम अवकलन करना, करो भाई अवकलन। sin x का cos x माइनस sin x, ठीक है, बराबर जब 0 पुट करोगे तो cos x बराबर sin x कहाँ पे बराबर होता है, π/4 पर, 45 डिग्री पर, या फिर आप sin बटा cos tan x बराबर के 1 बन जाएगा, करके देखो। हो गया क्या इतना? जब बराबर 0 किया तो ये बन गया cos x बराबर में sin x। cos x को मैं बटे में ले गया तो यहां बन गया 1 और यहां आ गया tan x, x बराबर, दोनों तरफ cos x का भाग देने पर, ये भाई मान के चलते हैं, उन्हें मानना है नहीं, हो रहा है तो दोनों तरफ cos x का भाग देने पर इधर 1 बन जाएगा, इधर tan x बन जाएगा। ठीक है, तो tan x बराबर 1 तो x बराबर π/4, या फिर आप टेबल में भी देखोगे तो x की बराबर π/4 पे ही दोनों मान सेम आते हैं। ये बात क्लियर हो गई, x का मान पता लग गया अपन को π/4। अब और कहा मान बदलता है, देखो ये आपको पता है टेबल, ऑल साइन tan cos, यहां आपने निकाला दोनों पॉजिटिव है, इसके हिसाब से तो x बराबर π/4 आ गया। और कहां पे हो सकता है, जब दोनों नेगेटिव हो तब भी तो बराबर होंगे,
ठीक है, ये दोनों नेगेटिव हो मतलब क्या कि cos x भी नेगेटिव मान दे रहा है, sin x भी नेगेटिव दे रहा है, दोनों सेम मान दे रहे हैं और नेगेटिव दे रहे हैं, तो माइनस से माइनस हट जाएगा तो x तो बराबर होंगे। दोनों नेगेटिव कहां पर है, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव कहां पर है, थर्ड चतुर्थांश में। देखो यहां साइन पॉजिटिव है, यहां कॉस पॉजिटिव है, यहां पे दोनों नेगेटिव है, टेन पॉजिटिव। या यूं देख लो कि 10x बराबर 1 लाना है, एक तो चतुर्थांश नंबर एक, हमें पूरा साइकिल बोला है ना इसने 0 से 2 पाई, हमें पूरे चतुर्थांश घूमना है, तो कहां पर 10 पॉजिटिव है, एक तो ऑल में पॉजिटिव है और एक यहां थर्ड वाले में पॉजिटिव है। ठीक है, अगर कोई भी चतुर्थांश में आपको पहुंचना होता है तो तरीका ये होता है, ये तो हो गया 0 टू π/2, 0 टू 90 डिग्री। सेकंड में पहुंचना होता है तो तरीका होता है पाई माइनस थीटा। थीटा कौन सा, जो ओरिजिनल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है वो वाला थीटा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा आता है वही थीटा यहाँ यूज करते हैं, और अगर मुझे सेकंड में आंसर निकालना है तो पाई माइनस थीटा हो जाता है। थर्ड में जाना है तो पाई प्लस थीटा। फोर्थ में जाना है तो या तो आप बोलोगे 2 पाई माइनस थीटा या फिर माइनस थीटा। माइनस थीटा ऐसे 0 माइनस थीटा है ना, 0 2 पाई 4 पाई कोई सा भी माइनस करके निकाल। अब हमें कहा जाना है जरा बताइए, थर्ड में जाना है। क्लियर है, क्योंकि 10 वही पॉजिटिव है। थर्ड के हिसाब से क्या बन जाएगा हमारा पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा मतलब ये π/4 जो ओरिजिनल है। ठीक है, 5 π/4, तो ये दो मान आ गए एक्स के, एक तो π/4 एक 5 π/4। ठीक है, तो अब बनाते हैं नंबर लाइन। ये बन गई हमारी नंबर लाइन। पहला आ गया π/4, दूसरा आ गया 5 π/, हाँ, और नंबर लाइन कहां से शुरू हुई है, एक्स की है तो 0 से 2 पाई तक, इससे आगे नहीं जाना। अनंत अनंत बंद कर देना, इसमें एक्स की रेंज है ना, एक्स की लिमिट इसने दे दी, यहाँ पे बंधा हुआ एक्स। ठीक है, अब शुरू करो। आप ये से 5 π/4 को ही समझ सकते हो, 45 गुणा 5, 45 गुणा 5 135, 45 गुणा 5 करके देखो ना, 45, 5 5 25, 225 आ रहा है, 225 है, 3 π/4 होता है वो, हाँ 225 आ रहा है ये, और यहाँ आगे 360 है, 225 कहाँ होगा, 180, 225 बीच में होगा। इसके बाद वाला पूरा भाग है ये, 225 के बाद वाला ही तो है ये वाला, और ये वाला, इसमें ये वाला कौन सा है, π/4 90, ये 45 से लेकर 5/4, ये 45 ही रहा, मतलब ये टुकड़े, एक ये टुकड़ा है, एक ये पूरा लाल से लाल का टुकड़ा है, और फिर एक ये टुकड़ा है। कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है ढूंढो और बताओ। 5 π/4 से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहता है और साइन नेगेटिव रहता है। कॉस पॉजिटिव रहता है, साइन नेगेटिव रहता है। साइन नेगेटिव है, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। क्लियर, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव है, और साइन नेगेटिव रहता है, साइन नेगेटिव वैल्यू देगा तो माइनस के साथ जुड़कर वो पॉजिटिव कर देगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। और यही पूरी रेंज है यहां से यहां तक, तो ये पूरा सारा कवर हो गया। यहाँ पे हमने एक में चेक कर लिया, काम कवर हो गया। अब आ जाते हैं ऑल वाले पार्ट पे, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। पहले वाला पार्ट, यहाँ पे देखो सभी पॉजिटिव है। ठीक है, अब जब सभी पॉजिटिव है तो 0 से आप आगे बढ़ते हैं, 0 30 45, 30 डिग्री पे चेक कर लेते हैं अपन। 0 30 0 से 45 है ना, ये 30 डिग्री पे मुझे दोनों की वैल्यू पता है। बताओ cos 30 कितना होता है, √3/2। ठीक है, फिर साइन 30, cos बड़ा है या साइन बड़ा है, ये लिखा है आपने √3/2 माइनस 1/2, 2 लसा पर √3 होता है 1.73। याद है क्या, √3 1.732, हाँ सर, √3 √2, √2 की वैल्यू भी नहीं पता। अरे तो डायरेक्ट याद रख लो, नहीं आती कोई बात नहीं, छोड़ो। √2 होता है 1.414। ये तो
1.732 √4 होते ही तो 2 हो जाता है। पता नहीं अब कहाँ आई होगी, लेकिन नहीं आई होती है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ, पॉजिटिव होगी ना वैल्यू, हमें तो चिन्ह से मतलब है, तो कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसे वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं, वो ऐसे ऐसे चलता है, वो सिखाया है जेई की क्लास में, तो वो छोड़ो कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए आ गया, पहचानना आ गया ना। देखो वहां पे आपको पहचानना का तरीका परफेक्ट होना चाहिए, अगर आपने 2 पहचान लिए तो ऑटोमेटिकली बीच में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और जनरली ये इसका मतलब ही होता है कि जो बिंदु बनते हैं ना वो क्या है, 0 के लिए बनते हैं। 0 के लिए बनते हैं तो कर्व अपना नेचर बदलता है, अगर यहाँ तक पॉजिटिव था तो फिर नेगेटिव आएगा, फिर ये यहाँ पे 0 बन जाएगा तो फिर वापस पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे नेचर बदलता है। ठीक है, बन गया, हो गया वर्धमान ह्रासमान। ठीक है, तो वर्धमान वाला पार्ट हो गया अपना 0 से π/4 और 5π/4 से 2π, और ह्रासमान हो गया π/4 से 5π/4। हो गया क्लियर। चलो अच्छा, एक बार अंतराल लिख लो, मतलब ये बताओ मुझे, हाँ वर्धमान ह्रासमान लिखो एक बार, फिर मैच करेंगे। चलो एक बार लिख लो, कहीं ट्विस्ट में गलती हो जाए। हाँ यूनियन वाले यूज करना है ना। हाँ यूनियन वाला यूज करो। 0 से π/4 तो अपना वर्तमान है, यूनियन π/5 π/4 2π से वर्तमान। लिखो लिखो, फिर देखते हैं। लिखो तो सही, हाथ से लिखोगे तब तब गलती नहीं निकलेगी, अभी लिखवा दूंगा तो गलती नहीं निकलेगी। ऐसे लिख लिया सबने, चलो वर्धमान वाला लिख रहे हैं, देखना जरा ऐसा ही लिखा था क्या। कौन सा शामिल नहीं होता, जहां पे एफ डैश 0 होता है। ठीक है, एफ डैश 0 कहां पर है, इस पर है, इस पर है, बस। तो 0 पे बड़ा ब्रैकेट आएगा। वहां -∞ चल रहा था, इस पे नहीं लगा सकते -∞। हाँ -∞ तो हवा में छोड़ दी गई है, ये तो बिल्कुल है ना, 0 तो बिल्कुल संख्या है। इस इसमें तो छोटा ब्रैकेट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाता है, एफ डैश 0 पे नहीं होता वर्धमान आसमान, 0 पे ना तो वर्धमान होता है ना ही आसमान होता है, तो ये यूनियन। फिर 5π/4 पे भी कुछ भी नहीं होगा, फिर 2π पे रुक जाएगा, इसलिए बड़ा ब्रैकेट। आसमान, आसमान में दोनों छोटा आएंगे बिल्कुल। π/4 5, इसने भी शामिल किया हुआ 0 2π को इस वजह से, और यहाँ पे 0 नहीं हो रहे, 0 पे ना हो रहे ना 2π पे हो रहे, 0 होते तो नहीं शामिल करते। क्लियर हो गया, तो दिस इज वर्धमान, ये हो गया ह्रासमान। अब वर्धमान और ह्रासमान के क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट, उच्चतम एवं निम्नतम, वो आपकी 6.1 हुई रेट ऑफ चेंज, फिर आगे 6.2 हो गई, अब ये 6.3 है उच्चतम एवं निम्नतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या करना होता है इसमें, रूल्स बोलो जल्दी से। सबसे पहला काम, फलन देखेंगे, फलन मिल गया fx, फिर पहला स्टेप उसका अवकलन करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 करके x के मान प्राप्त करेंगे, इन्हें क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु। ठीक है, अच्छा क्रांतिक बिंदु, यहां भी ये क्रांतिक बिंदु ही कहलाएंगे, वही तो काम किया है, काम तो वही किया है ना, एफ डैश एक्स को बराबर 0 किया है, काम तो वही किया है, तो क्रांतिक बिंदु का ही, क्योंकि अब अपने छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे तो आपको वर्डिंग्स का नाम ध्यान रखना है। बोले ये है एफ एक्स, इसके क्रांतिक बिंदु बताओ, आते थे लेकिन वो बाहर मिलेंगे एग्जाम खत्म होने के बाद। क्यों नहीं, यही करना था क्या, अवकलन करके 0 करना था बस। तो इसलिए ध्यान रखें नाम वर्डिंग्स का भी, ठीक है। अपने 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो एक्स के मान प्राप्त करते हैं, और वो क्या होते हैं, क्रांतिक बिंदु।
क्रांतिक बिंदु। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला स्टेप हो गया, एक्स के बिंदु आ गए, एक्स के मान आ गए, हो सकता है 3-4 मान आए, एक ही मान आए, 2 ही मान आए, जो भी आ गए। सेकेंड स्टेप एफ डबल डैश निकालेंगे। एफ डबल डैश में एक्स के वो मान, एफ डबल डैश में एक्स के सभी मान रखेंगे 1 बाय 1, एक एक करके। ठीक है, यदि एफ डबल डैश एक्स, यदि एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आया तो तब एक्स के उस मान पर फलन मैक्सिमम होगा। एक्स के उस मान पर फलन, अरे वो अधिकतम बड़ा मैक्स छोटा, जैसे एफ डबल डैश एक्स बराबर पॉजिटिव आया तब एक्स के उस मान, ठीक है, तो इसका काम केवल पहचान देना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। हाँ, एक्स के उस वैल्यू पर जो आपने यहां रखा था, उस वैल्यू पर फलन का मान जो होगा वो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा अकॉर्डिंग टू दिस। ये सिर्फ पहचानने के लिए काम आएगा। अब अगर, हाँ वो फलन पे, अब नहीं पहचानने के बाद वो ये भी बोलता है फलन का मान बताओ मैक्सिमम कितना होगा या न्यूनतम कितना होगा। तो जो एक्स का मान यहाँ आपने यूज किया था, क्रांतिक बिंदु जो यूज किया था, वो क्रांतिक बिंदु वापस फलन में रखेंगे और वो बताएगा आपको। ठीक है, उच्चतम या न्यूनतम मान। अब अगर यहाँ पे एफ डबल डैश यदि 0 आ जाए तो फिर हम आगे ट्रिपल डैश, 4 बार डैश, 5 बार डैश और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अगर कभी भी विषम बार अवकलन पे नॉट इक्वल टू 0 मिल जाए, विषम बार अवकलन मतलब 3 बार, 5 बार, 7 बार, तो हम उसे बोलेंगे न तो वो उच्चतम अधिकतम है न ही न्यूनतम है। और यदि 4 बार, 2 बार पे तो मिल ही रहा है, 4 बार, 6 बार, 8 बार पे मिले तो वही रूल फॉलो होगा जो 2 बार पे फॉलो हुआ था। ठीक है, वैसे आपकी शायद है नहीं, कोई क्वेश्चन है नहीं, इतने तक ही है। ओके चलो फिर ठीक है, तो इतने तक ही ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपना रूल। हाँ पहले तो था राइसन बोर्ड में, अब वो एनसीईआरटी में तो आधी चीजें खट खट खट, और फिर इस बार और खट खट खट। आ गया क्लियर? ठीक है, उच्चतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। एफ एक्स गिवन है 9x² प्लस 12x प्लस 2, करके देखो जरा। अभी तो पेपर देके आया तू, देके आया होगा कोई पेपर। आगे क्रांतिक बिंदु, चलो देख लेते हैं। एफ डैश एक्स 9 2 18x प्लस 12 है ना। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू -12/18 -2/3, ये हो गया क्रांतिक बिंदु। एक ही बिंदु आया, बढ़िया है। अब एफ डबल डैश वैल्यू निकाली, ओनली 18 आया जो कि पॉजिटिव है, मतलब मिनिमम मिलने वाला है आपको इस पर्टिकुलर बिंदु पर। कौन से बिंदु पर? जो एक ही बिंदु आया उसी पर फलन का मान। तो अब मान भी ज्ञात करना है, उच्चतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए किसके? फलन के। तो फलन में वापस x बराबर -2/3 रखेंगे, तो फलन -2/3 रखेंगे तो 9 2/3 मतलब 4/9 -12 2/3 प्लस 2,
9 से 9 कट, 3 से 4 बार कट, ये आ गया 4 माइनस 8 प्लस 2, माइनस का 2 आ रहा है, देखो करके, 4 2 6, 6 में से 8 गया, माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मेथड फॉलो करते हुए। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे मिनिमम न्यूनतम मान देगा, तो न्यूनतम मान कितना आएगा, -2, फलन का न्यूनतम मान -2। अब आ जाओ इस पे, दूसरा फलन एक और है नीचे, x, हाँ, माइनस ऑफ x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। माइनस अगर अंदर अंदर कैसे सेट करता है, अंदर तो होल स्क्वायर है, प्लस हो जाता है, कुछ भी होता तो। x बराबर एक आ रहा है क्रांति बिंदु, देखे, f डैश x बराबर माइनस ट्वाइस ऑफ x-1, है ना, और फिर x का 1 हो जाएगा तो हट गया, और 10 का 0 हो जाएगा, ये हो गया इक्वल टू 0 किया तो ये पूरा 0 में चला गया, x बराबर 1 आ रहा है, सही है। करो अब आगे, f डबल डैश तैयार करो, f डबल डैश x -2x का नेगेटिव आ रहा है, जो कि क्या देगा अपन को, मैक्सिमा देगा, x बराबर 1 पर मैक्सिमा देगा, मतलब 1 - 1, आंसर आ जाएगा अपना f ऑफ 1 इज इक्वल टू 10। अधिकतम मान 10 होगा, अगर फलन का अधिकतम मान बोला जाए तो 10 होगा, कितने पर होगा, x बराबर 1 पर होगा। क्लियर हो गया, पहचान कैसे मिली अधिकतम की, अधिकतम की पहचान f डबल डैश से। ठीक, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, करो। मुझे बताओ, मुझे नहीं करना क्रांतिक बिंदु निकाल जल्दी से, बातचीत। f डैश x बराबर, देख लेते हैं, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का इज इक्वल टू 0 किया, अगेन ये तो वही बन गया, कुछ हमें रेंज तो दी नहीं है x की, तो एक सर्कल लेना चाहे तो वो भी ले लो, 5π/4, दोनों ही वैल्यू ले लो। टेन 10x बराबर 1 बनता है, 10 कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, पूरा एक चक्कर काट लिया अपन ने, तो अपन को दिया नहीं ना कहाँ तक कितना है, तो एक चक्कर तो पूरा ले लेना ही है। फिर अगर देता कि भाई आप फर्स्ट क्वाड्रेंट या चतुर्थांश देता कुछ, तो फिर अपन नहीं लेते। दोनों बिंदुओं पे चेक कर लीजिए अब, f डबल डैश, पहले f डबल डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले cos x देख ले, मतलब अवकलन, f डबल डैश बोलो अवकलन, माइनस का कॉस, साइन एक्स का माइनस का cos, बिल्कुल सही है। अब जब x बराबर π/4 रखोगे तो f डबल डैश ऑफ π/4, दोनों पॉजिटिव मान होंगे π/4 पर, दोनों पॉजिटिव मान होंगे ना, साइन π/4 और cos π/4, साइन π/4 -1/√2, तो -2/√2, नहीं है यहाँ पे, पहले डबल डैश निकाला, अब बिंदु भी तो रखोगे, π/4 रखा, तो माइनस साइन 45 माइनस कॉस 45, साइन 45 कितना होता है, 1 बेटा,
माइनस 1/√2, माइनस 1/√2, दोनों जुड़ जाएंगे तो -2/√2। ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ठीक है। चलो एक बार इसको 5π/4 को भी चेक कर लेते। 5 डबल डैश ऑफ 5π/4, जिसको वैसे वैल्यू निकालनी आती है 225 डिग्री, तो वो 225 निकाल के कर लेना। तो माइनस साइन, हाँ वैल्यू बोलो अब तो क्या है इसमें, माइनस साइन 225 डिग्री माइनस कॉस 225 डिग्री, निकालो 225, निकालो निकालो कॉपी में निकाल। 225 ही तो बताया था तुमने 5π/4, कितना बताया था पहले, है ना। पाई हो गया अपना 180/4, 45, 45 गुणा 5 करके देख लो, सही है ना इसका। सही है। हाँ, कितना आया, मुझे वैल्यू बताओ आप तो, साइन 225 डिग्री वहां पे कोई आधा नंबर ये साइन 225 डिग्री की वैल्यू पूछी मैंने, तो बताओ। हाँ माइ है माइनस का cos 45, cos 45 कितना होता है, √2, तो आंसर आएगा माइनस का 1/√2, सही है। अब निकालो cos 225, उल्टा कर देंगे ना। माइनस का ही आएगा। 225 30 से चतुर्थांश में आता है। हो गया क्लियर, बताऊंगे कैसे निकालना है, मतलब निकाल लेना, आता है तेरे को, देख लो ना। देख साइन 90 के सीरीज में तोड़ दो इसे, 90 के मल्टीपल में, मतलब 90 गुणा 2, वो ये इजी पड़ता है। 90 गुणा 2 तोड़ दिया, 180 हो गया। 180 के बाद और कितना जाना है, 45 डिग्री और जाना है। तो ये लिख दिया अपन ने 90 गुणा 2 प्लस 45। अगर ये सम होता है, ठीक है, मतलब ये दो, ये गुणा में 90 के गुणा में अगर सम होता है तब तो अगले वाले में चेंज होता है, साइन कॉस में कॉस साइन में, सॉरी 90 अगर सम होता है तो चेंज नहीं होता है, विषम होता है तो चेंज होता है, ठीक है, सम होता है तो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे सम है तो चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली अपना साइन 45। अब ये देखना है कि कौन सा चतुर्थांश में आ रहा है 225, चतुर्थांश नंबर 3 में, और 3 में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए वैल्यू क्या आएगी इसकी, -1/√2। 45 तो दोनों में सेम होता है ना, 45 1/√2 1/√2 ठीक है, तो वैल्यू आ गई -1/√2। जब यहां रखोगे तो ये बन जाएगा प्लस का 1/√2, और ये बन जाएगा प्लस का 1/√2, तो ये प्लस का √2 देगा, जो कि क्या होगा, मिनिमम होगा। तो π/4 को फलन में रखने पर, यहां पे रखने पर आपको मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू, और 5π/4 को रखने पर आपको मिलेगी मिनिमम वैल्यू। रख के देख लेते, यहां पे रख लेते हैं भाई, फंक्शन में रखा f(π/4), मिलनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, रख के देखो, साइन π/4 प्लस कॉस π/4 दैट 1/√2, अब 5π/4 रखो, फाइव पाई बाय 4, नहीं ये हो गया, एक मिनट, यहाँ पे साइन π/4, ये हो गया माइनस का √2 आएगा। देखो ये नेगेटिव वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू आ रही है, और ये अपने आप पॉजिटिव वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इसका
आईआईटी वाला शॉर्टकट चलता है जब a sin x प्लस बी cos x हो, a sin x प्लस बी cos x, यदि फलन कभी भी a sin x प्लस बी cos x हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होता है ठीक है, यहाँ ए और बी दोनों वन है, एक प्लस एक दो, अंडर रूट दो, डायरेक्ट फलन का मैक्सिमम और मिनिमम माना जाएगा, प्लस का रूट टू और माइनस का रूट टू। ठीक है, ये शॉर्टकट है। हाँ, अगर एमसीक्यूज में आया था तो बिल्कुल ये कर सकते। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 sin x प्लस 3 cos x, 3 sin x प्लस 2 मान रख के एडजस्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट मैक्सिमम मान, ये फलन का मान दे रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम, चेकिंग वेकिंग नहीं दे रहा, डायरेक्ट फलन का मान दे रहा है। ठीक है, पूरा आंसर दे रहा है फाइनल वाला, ये जो आपको मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना होता है वो आंसर दे रहा है। ओके, तो आज करते हैं बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।